के अंदर एक क्रिएटिव फ्लेयर है, क्रिएटिव एंगल है, तो आप आंखें बंद करेंगे और आप सोचेंगे तो आप कोई ना कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आप प्रोवाइड करते हैं या क्लाइंट आपको प्रोवाइड करते हैं आपके देखिए, प्रोजेक्ट? दो तरह की सर्विसेज होती हैं। वन इज कॉल्ड अ टर्न की सर्विस एंड वन इज कॉल्ड अ कंसल्टेंसी सर्विस। तो जब कभी वास्तु कहता है कि साउथ की तरफ दीवार मोटी होनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ पतली होनी चाहिए। अब ये वास्तु जी को बोला कि भाई आप वाटर प्रूफिंग कर दो। मिस्त्री को एक हमने 2 लीटर की केन वाटर प्रूफिंग केमिकल की दी, उसे सीमेंट के अंदर मिलाया और उसको लगा दिया। तो हमें लगता है कि हमने अपना अंदर भी इट्स वेरी नेसेसरी कि प्लम्बिंग की पाइप्स को अंदर बंद करने से पहले प्रेशर टेस्टिंग की जाए, सारे पाइप्स के अंदर प्रेशर टेस्ट करके, और उसके बाद देखा जाए कहीं से लीकेजेस तो नहीं आ रही। तो अगर वास्तु इज बेसिकली अ साइंस विच इज यूज्ड टू डेवलप एंड क्रिएट बिल्डिंग्स। कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर मेरा अपना ऐसा मानना है कि हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा अपने ऑफिस में बिताते हैं। अगर 8 घंटे की ओपन किचन हमारे इंडियन कुकिंग के हिसाब से मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। पिंटरेस्ट पे लोग हेलो, माय नेम इज अमृता झा। आज मुझे आप हाय लोगों को अमृता। बताते हुए काफी खुशी हो रही है। आज हमारे साथ द नाइन्थ कॉर्नर के फाउंडर मिस्टर राहुल गुप्ता हमारे साथ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So hi everyone, this is Rahul Gupta. I am the founder of the Ninth Corner. This is an interior design and architecture company. We established the company in the year 2004, and it is a 22-year-old journey in which we have delivered more than 700 to 800 projects, including a lot of residences, commercials. Salons is one of my biggest forte. We have done more than 70 to 80 salons in these years. So this is all about us, and we are located in Delhi, Pitampura, also in Noida and Gurgaon. ओके ओके सर, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइएगा। आपने कहाँ So से? I did my graduation from Delhi University and then did my double graduation in interior design from Delhi again. ओके एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट सर? Okay, आपका so एक my first project was a residential apartment. It was in Rohini, Delhi, and it was one of my friend's residence. So it was a 3-bedroom apartment which we did in Rohini. ओके ओके सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसा है इंटीरियर या आर्किटेक्चर का No, जो no, I'm आपने the ज्वाइन very किया? no, I'm the first generation entrepreneur. Earlier, my parents used to have a shop in Old Delhi for last more than 100 years. We were located in Old Delhi, but I started this vertical on my own as I had a passion. मेरा passion था, मुझे ये काम बहुत पसंद था, तो इस passion के चलते I established this company. ओके ओके एंड सर, आपका सबसे मेमोरेबल अभी तक का कौन सा प्रोजेक्ट रहा होगा? देखिए, जनरली ऑल द प्रोजेक्ट्स आर क्लोज टू आवर हार्ट बिकॉज जब कभी कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, व्हाटएवर, दे आर जनरली वी आर वेरी पैशनेट अबाउट द प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे किसी एक प्रोजेक्ट को बताना, मेरे और भी क्लाइंट्स अभी सुन रहे होंगे, तो किसी एक प्रोजेक्ट को ये कहना कि वो मेरे बहुत अजीज मेरा है, ऐसा नहीं है। आई लव ऑल माई प्रोजेक्ट व्हिच आई हैव डिलीवर्ड टिल डेट। ओके सर, जैसे अभी आप जो भी बनाते हैं उसमें आपका रिनोवेशन भी ऐड रहता है, इंक्लूडेड रहता है या फ्रेश प्रोजेक्ट रहती है? नो, एज वी वर्क इन दिल्ली ऑल्सो, तो दिल्ली के अंदर लैंड पार्सल्स नए कम हैं, सो रेनोवेशंस बहुत सारे रहते हैं। वी हैव अ गुड फ्लेयर इन रेनोवेशन एज वेल, एंड नए प्रोजेक्ट्स हम करते ही करते हैं। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा कि जो रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स होती है एंड जो फ्रेश प्रोजेक्ट होती है, तो दोनों में डिफरेंस और चैलेंजेस क्या होते होंगे? देखिए, फ्रेश प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है बनाना, बिकॉज वहां पर इनिशियल लेवल से ड्राइंग्स हम खुद क्रिएट करते हैं, सो वी नो ईच एंड एवरी वर्टिकल ऑफ द साइट क्या है क्या नहीं है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स, तो रेनोवेशन के अंदर डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है बिकॉज उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। अचानक से कहाँ से क्या चीज निकलेगी ये नहीं पता होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट्स के पास ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं होती है पुरानी, तो हमको बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ध्यान करना पड़ता है। सो रेनोवेशन इज जनरली अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट देन क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। सर, साइज का भी इशू आता होगा?
बिकॉज दिल्ली एनसीआर में थोड़ा साइज का इशू तो रहता होगा, जैसे या बिकॉज हमारा यहाँ स्पेस पर जो छोटा है। या हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर मेजर साइजेस जो मिलते हैं वो 200 गज के आसपास के साइजेस की क्वांटम ज्यादा है, अपार्टमेंट्स के क्वांटम ज्यादा है। 500 गज, 1000 गज ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड एरियाज में, लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसलिए थोड़ा सा इश्यूज उसमें रहते रहते हैं जी। ओके, ओके। सर फर्नीचर डिजाइनिंग वगैरह भी आप करते हैं या रेडीमेड रहता है? मेजरली तो फर्नीचर में वी डोंट डिजाइन बट वी सजेस्ट, वी डिसाइड कि हमें किस इंटीरियर्स में किस तरह का फर्नीचर कैसे प्लेस करना है, दैट वी डिसाइड एंड देन वी प्रेफर टू बाय देम रेडीमेड, बिकॉज जो रेडीमेड फर्नीचर के अंदर ग्रेस और गेटअप आता है वो डेफिनेटली बनाए हुए में नहीं आ पाता है। ये तो सर फर्नीचर में एक इश्यूज काफी कॉमन है, वो दीमक लगने की जो इश्यूज होती हैं, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि किस टाइप की मटेरियल्स उसमें यूज होनी चाहिए कि ऐसे ओके, जो। तो मृता, नाउअडेज बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। पहले जनरली परसेप्शन होता है कि आप दीमक की दवाई का स्प्रे करा लेंगे तो दीमक नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज दीमक की दवाई जो आप डालते हैं उसकी लिमिटेड लाइफ रहती है। या तो आप हर 3 महीने बाद उसको फिर बुलाइए, फिर ट्रीटमेंट कराइए, तब तो चल जाता है। अदरवाइज आप जैसे देर आर मटीरियल लाइक WPC इज अ प्रोडक्ट विच इज वुड प्लास्टिक कंपाउंड। WPC जो है उसके अंदर 70% प्लास्टिक होता है और 30% उसके अंदर वुड ग्रेन्स होते हैं। तो WPC एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बिल्कुल भी दीमक जिसको नहीं खराब कर सकती है, नहीं खा सकती है। देन देर आर प्रोडक्ट्स लाइक बॉयलो। बॉयलो एक और प्रोडक्ट अभी सेंचुरी ने बनाया, तो बॉयलो के अंदर भी बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को भी दीमक खराब नहीं कर सकती है। तो अगर किन्हीं एरियाज में टर्माइट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो वी हैव टू डेफिनेटली टेक केयर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल कि हम किस तरह का मटेरियल वहां पर लगाएं। ड्यूरो, सेंचुरी, इस तरह के जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ये कुछ ऐसे भी वर्टिकल्स लाते हैं जो जिसपे 20-25 इयर्स की वारंटीज रहती है, तो वो भी यूज किए जा सकते हैं। सर इंटीरियर में एक इशू आती है, जैसे हम पीओपी कराते हैं, काफी अच्छी सीलिंग वगैरह सारा कुछ कराते हैं, बट यहाँ दिल्ली एनसीआर में थोड़ा एक इशू है सीलन का। जी, वो जो कितना भी आप डिजाइनिंग करा लो, बट 1 ईयर के बाद में आपको इसी क्रिएट होने लगती है, तो उसका कुछ टिपिकली कुछ है कि उससे दूर किया जा सकता है इनिशियल जी स्टेज मैम, में? अगर आप ये बोलें कि दिल्ली एनसीआर में दीमक का इशू है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि दिल्ली एनसीआर में सीलन का इशू है तो वो दिल्ली एनसीआर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सीलन का इशू बेसिकली जो प्लम्बिंग और वाटर प्रूफिंग, नहीं, ये सारे जनरल प्रोसेस। इन जनरल वे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो जो प्लम्बिंग और जो वाटर प्रूफिंग के प्रोसेसेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं, कमियां वहां रह जाती हैं। अब जैसे देर आर वेरियस कंपनीज who give waterproofing solutions along with the warranties। अब वो थोड़े से महंगे रहते हैं। हम लोगों की क्या वो रहती है कि हमने एक अपने मिस्त्री को बोला कि भाई आप वाटरप्रूफिंग कर दो। मिस्त्री को एक हमने 2 लीटर की केन वाटरप्रूफिंग केमिकल की दी, उसे सीमेंट के अंदर मिलाया और उसको लगा दिया, तो हमें लगता है कि हमने अपना काम सही से कर लिया, बट दैट इज नॉट द राइट प्रोसीजर। तो राइट प्रोसीजर के लिए बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि प्रॉपर वाटरप्रूफिंग विद वारंटी करके देते हैं। तो अगर आप उनकी सर्विसेज यूज करते हैं तो सीपेजेस से आप बच सकते हैं। सिमिलरली जब हम प्लम्बिंग करते हैं तो प्लम्बिंग के अंदर भी इट्स वेरी नेसेसरी कि प्लम्बिंग की पाइप्स को अंदर बंद करने से पहले प्रेशर टेस्टिंग की जाए, सारे पाइप्स के अंदर प्रेशर टेस्ट करके, और उसके बाद देखा जाए कहीं से लीकेजेस तो नहीं आ रही है। तो अगर कुछ चीजों का इनिशियल कंस्ट्रक्शन लेवल पर हम ध्यान रखें तो डेफिनेटली हम अपने घर को सीपेज से बचा सकते हैं। ओके, ओके सर। सर आप लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जो जी, मटेरियल यूज होती है वो जस्ट आप प्रोवाइड करते हैं या क्लाइंट आपको प्रोवाइड करते हैं आपके देखिए, प्रोजेक्ट? 2 तरह की सर्विसेज होती हैं। वन इज कॉल्ड अ टर्न की सर्विस एंड वन इज कॉल्ड अ कंसल्टेंसी सर्विस। सो जब कभी भी हम कंसल्टेंसी की बात करते हैं अमृता जी, तो कंसल्टेंसी के अंदर वी सजेस्ट द क्लाइंट कि आपको किस ब्रांड का, किस कंपनी का क्या मॉडल यूज करना है, एंड दे आर फ्री टू बाय एंड यूज इट। And when the project is on a turnkey basis, in that scenario, we ourselves procure the material and we provide it on the site. तो वो हमारी टीम करती है सारा काम, फिर प्रोक्योरमेंट हमारे पास रहती है। ठीक है
सर मैंने आपका डिजाइनिंग देखा, जो आपने अपडेट कर रखा है, जो आपकी वेबसाइट पर भी है। तो ये सब अपडेट आप कहाँ से लाते हैं सर? ये न्यू डिजाइनिंग जो है, आप अपने आप को अपडेट कैसे करते हैं? जस्ट लाइक पिंटरेस्ट से, सोशल मीडिया, या कहाँ से आपको ये आइडिया आते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंटीरियर डिजाइनिंग में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और आप कोर्स करके डिजाइनर बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देयर आर फ्यू पीपल जिनके अंदर एक क्रिएटिव फ्लेयर होता है, तो मैं समझता हूँ मैं भी उसमें से एक हूँ। तो अगर आपके अंदर एक क्रिएटिव फ्लेयर है, क्रिएटिव एंगल है, तो आप आंखें बंद करेंगे और आप सोचेंगे तो आप कोई ना कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। और जहां तक बात है पिंटरेस्ट की, तो पिंटरेस्ट या इस तरह की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं हमें, उनसे हमें एक स्पार्क जरूर मिलता है, एक सोचने का नजरिया हमें मिलता है कि हम किस तरीके से सोच सकते हैं, क्या नया सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमें उसके अंदर अपना क्रिएटिविटी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, ये दोनों तीनों चीजों को मिलाना पड़ता है। देन वी जाकर हम लोग जाकर के एक उस जगह पहुंचते हैं जहां पर हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक नई चीज क्रिएट कर पाए मृता जी। ओके। सर एक आर्किटेक्चर में अभी एक वास्तु का क्या कुछ इफेक्ट होता है? जस्ट लाइक अभी जैसे हम सुनते हैं कि वास्तु इम्पैक्ट भी होता है एक घर बनाने के लिए, तो ये सब पैरामीटर्स आप लेकर चलते हैं? हाँ हाँ, डेफिनेटली। देखिए, अगर आप आर्किटेक्ट की हिंदी मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है, आप बताएं जी। आर्किटेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आर्किटेक्ट का जी। जो हिंदी अनुवाद है वो वास्तुशास्त्री है। जो पहले शब्द इस्तेमाल आर्किटेक्ट से पहले कभी हमारे इतिहास में, पन्नों में, हमारे जब जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा होगा, उसको हम वास्तुशास्त्री ही कहते हैं। विश्वकर्मा जी को हम आर्किटेक्चर का देवता मानते हैं, तो उनको भी हाँ, हम हाँ। वास्तुशास्त्री कहते हैं। सो आर्किटेक्चर एंड वास्तु दे बेसिकली गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलते हैं। तो वास्तु ऐसा नहीं है कोई नई चीज अभी पैदा हो गई है। वास्तु इज बेसिकली अ साइंस which is used to develop and create buildings। तो इसलिए वास्तु का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कुछ लोग जरूर ऐसा कहते हैं कि हम वास्तु नहीं मानते, बट वी एज अ डिजाइनर, वी एज एन आर्किटेक्ट, हम लोगों को ये बहुत ध्यान करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल सी बात कहते हैं कि वास्तु कहता है कि साउथ की तरफ दीवार मोटी होनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ पतली होनी चाहिए। अब ये वास्तु का जी। कोई इसमें फंडा नहीं है। आप सिंपल सा समझ के चलेंगे तो सूर्य जो है, वो सूर्य सबसे ज्यादा जो हीट जनरेट करता है वो साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हीट देता है, नॉर्थ और ईस्ट में कम देता है। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जो बड़ी विंडोज हैं वो आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, और साउथ में विंडोज को छोटा रखिए। अब ये वास्तु का नियम है, लेकिन प्योरली साइंटिफिक है। तो इसीलिए अगर आप वास्तु को एज अ साइंस समझेंगे, तो वास्तु वाज क्रिएटेड एज प्योर साइंस एंड नो नथिंग एल्स। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे शास्त्र भी आते हैं। जब हम 32 देवता होते हैं, उनके द्वार भेद होते हैं, उस वास्तु में हम नहीं भी जाना चाहते हैं, तो सिंपली अगर आप लूनर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इन सभी को एक बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो आप वास्तु कर रहे हैं। सर वास्तु में एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, ये साउथ के फेस में दरवाजा बोला जाता है कि नहीं होना चाहिए, इसका जी कुछ चैलेंज है? क्योंकि जो आज के डेट में फ्लैट्स वगैरह बनते हैं जी उसमें बेसिकली थोड़ा सा तो इशू हो जाता है कि आपका साउथ डायरेक्शन में दरवाजा खुल रहा है, तो उसके लिए जी सर बताते हैं कि क्या उपाय हो सकता है? मैम, जैसे देखिए, हम दवाई की बात करते हैं तो हर दवाई हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होती है। तो आई एम नॉट अ वेरी पर्सन जो कि मैं वास्तु में बहुत ज्यादा डिटेल्ड आपको दे पाऊं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि जितना मेरी जानकारी है, ये मान लेना कि साउथ की डायरेक्शन सबके लिए खराब है, ये अनुचित है। हर व्यक्ति के अपने कुछ चार्ट्स होते हैं, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका टाइम है, उसका प्लेस है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कई लोगों के लिए साउथ की एंट्रेंस बहुत अच्छी भी होती है, कुछ लोगों के लिए वो अच्छी नहीं होती है। तो इसको हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, जिसके अंदर आपको ये तय करना पड़ता है कि एस्ट्रोलॉजिकली वो वास्तु सही है या गलत है। तो उसके ऊपर अगर आप एस्ट्रो वास्तु में जाएंगे तो आप उसको समझ पाएंगे और उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कोई भी दिशा जो ईश्वर ने बनाई है वो सब अच्छी चीजें हैं। हम ये कहते हैं कि दिशा खराब है, ऐसा नहीं होता। सभी दिशाएं अच्छी हैं, बस उसको इस्तेमाल करने के तरीके बेहतर होने चाहिए। सर मैंने देखा था आपने टाइल्स के बारे में भी अपने चैनल पे बोला था, तो
मुझे एक डिफरेंस बताइए कि बाथरूम में जो हम टाइल्स यूज करते हैं और जो जी। फ्लोरिंग में रहता है, तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, दोनों टाइल्सों में? बाथरूम टाइल में और फ्लोरिंग टाइल में? या ओके। देखिए, फ्लोरिंग टाइल पहली बात तो हम बात करते हैं फिनिश की। तो फिनिशिंग की हम बात करें तो ग्लॉसी और मैट दो तरह की फिनिशेस अवेलेबल होती हैं आजकल। बाथरूम टाइल में जब हम फ्लोर पे बाथरूम टाइल लगाते हैं तो स्पेसिफिकली हमें मानना पड़ता है उसमें कि हम वहां पर ग्लॉसी टाइल्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो चिकनी होती हैं और वो स्लिपरी हो सकती हैं। तो हमें बाथरूम के अंदर जो फ्लोर टाइल लगानी होती है वो मैट फिनिश ही लगानी होती है। हम वहां पर ग्लॉसी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आता है बाथरूम की फ्लोर टाइल में और बेडरूम की फ्लोर टाइल के अंदर। बेडरूम की फ्लोर टाइल हम कोशिश करते हैं ऐसी कोई चीज लगाई जाए जो कि मार्बल को रिजेंबल करे। अभी हमारे पास जो टाइल्स अवेलेबल हैं उनका साइज 2 फुट बाय 4 फुट से लेके 10 फुट बाय 5 फुट तक का साइज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो आप जितनी बड़ी टाइल और अच्छी ग्लॉसी टाइल लगाएंगे तो यू फील एज इफ आपके बेडरूम के अंदर, आपके घर के अंदर मार्बल ले हुआ है। लेकिन बेडरूम के, जब हम बाथरूम की बात करते हैं तो बाथरूम के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं, प्लस माइनस लेवल्स आते हैं। वो सब चीजें बाथरूम के अंदर जब हम लगाते हैं तो बाथरूम की टाइल और घर की फ्लोरिंग की टाइल, इट हैज अ बिग डिफरेंस इन फिनिशेस एंड इन डिजाइन ऑल्सो। ओके ओके। सर एक सवाल ये आता है, जस्ट इंटीरियर में जो हम लोग किचन बनाते हैं, तो जी। किचन में सर एक ओपन किचन होता है और एक सेपरेट कॉर्नर पे रहता है, तो दोनों में राइट। बेस्ट कौन सा होता होगा सर, ओपन किचन या जो जनरली यूज होते हैं? अमृता, ओपन किचन का जो कंसेप्ट है ना वो वेस्ट से आया है, यूरोप से आया है बेसिकली। हम्म, तो ओपन किचन हमारे इंडियन कुकिंग के हिसाब से मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ। इंटरेस्ट पे लोग देख के ओपन किचन बनाते हैं, उन्हें पसंद भी बहुत आती है। लेकिन जिस तरह की कुकिंग इंडियन कॉन्टिनेंट में होती है, जहां पर हम पराठे बनाते हैं, हम लोग ऑयली कुकिंग करते हैं, हमारे यहाँ पर कुकर की सीटियां बजती हैं, तो उस यस। सब कारणों से I personally do not recommend open kitchen in Indian houses. बहुत ज्यादा मेंटेनेंस चाहिए होता है। ओपन किचन का मतलब ये है कि अगर आपने ओपन किचन बनाया तो वो पूरा दिन बिल्कुल साफ नीट काउंटर्स होने चाहिए, खाली दिखने चाहिए। बट हमारे यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल यूटेंसिल्स होते हैं, तो इस तरह की मल्टीपल चीजें होती हैं जिसकी वजह से ओपन किचन को मैं पर्सनली मुझे लगता है कि ओपन किचन नहीं होना चाहिए। पूरे घर में उसका स्मेल्स भी फैलते हैं, हालांकि हम चिमनीज का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट फिर भी ओपन किचन का कंसेप्ट इंडियन इंडियन कॉन्टिनेंट में हमारी कुकिंग के हिसाब से मैं प्रेफर यही करूंगा कि उसको अवॉइड करना चाहिए। हमने कुछ लोगों के लिए ओपन किचन बनाए भी थे, जो हमें कुछ समय के बाद फिर क्लाइंट ने बुलाया और उन्होंने कहा भाई इसे बंद कर दो, ये हमारे घर में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है। सर मैंने आपकी वेबसाइट पर देखा आपने कोई सैलून का इंटीरियर भी किया है, जी। सर उस प्रोजेक्ट के सो बारे में थोड़ा वी डिटेल बता दें। हाँ जी, वी स्पेशलाइज इन सैलून डिजाइन। हम लोगों ने अब तक करीब 78 सैलून्स आज तक हमने डिजाइन कर लिए हैं। पहले हम अब तक 56 बोलते थे, वो 56 तो चला गया। तो नाउ वी आर एट द नंबर ऑफ 78, सो वी हैव डन इट फॉर सो मेनी सैलून्स। और by the God's grace we have been repeated by so many people। एक सैलून का चेन के हमने 14 ब्रांचेस भी हमने डिजाइन किए हैं और बहुत मजा आता है एक सैलून को डिजाइन करने में, बहुत क्रिएटिविटी उसमें हम अपनी इस्तेमाल करते हैं। तो यस, सैलून डिजाइन इज माय बेस्ट वर्टिकल एंड आई लव टू डू दैट। कि सर आपके दूसरा कुछ आपने कॉर्पोरेट का इंटीरियर किया था? जी, वी हैव डन अ लॉट ऑफ ऑफिसेज एज वेल। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हमने बहुत सारी डिजाइनिंग की है और कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर मेरा अपना ऐसा मानना है कि हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा अपने ऑफिस में बिताते हैं। अगर 8 घंटे की एवरेज पकड़ के चलते हैं, हालांकि आजकल लाइफ इज सो टफ, 8 घंटे ऑफिस में नहीं रहते हम लोग, 10-10, 12-12 घंटे भी काम करते हैं। तो जीवन का 1/3 या 1/2 हिस्सा अगर हम एक ऑफिस में बिता रहे हैं, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि वो ऑफिस शुड लुक क्रिएटिव, इट शुड बी स्पार्की। तो अभी तक एक परसेप्शन है कि ऑफिस है तो बड़ा डल होना चाहिए, बोरिंग होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ग्रे कलर लगाना चाहिए। ऐसा अब कंसेप्ट नहीं है। हम लोग जो ऑफिस डिजाइन करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहां पर एनर्जी लेवल्स हाई रहे, क्रिएटिविटी रहे, वहां पर ग्रीनरी हो, वहां पर कलर्स हो, वहां पर म्यूजिक भी हो, तो ऐसा लगे आदमी को जब वो काम कर रहा है कि वो एनर्जाइज हो रहा है।
अगर आपने देखा होगा कि सिमिलरली हॉस्पिटल की डिजाइनिंग भी अब चेंज हो गई है। हॉस्पिटल के अंदर ही पहले आप जाते थे तो प्योर व्हाइट हॉस्पिटल होते थे, बड़े बोरिंग, बड़े डर लगता था वहां पर आपको देखने में। हम्म, बट नाउ द हॉस्पिटल अगेन आर वेरी वेरी वेलकमिंग, कलरफुल, वाइब्रेंट। तो मरीज वहां जाकर के अपने आप उस एनवायरनमेंट को देख के ठीक हो जाए, ऐसा डिजाइनर्स करते हैं। तो वही हम लोग ऑफिस में भी कोशिश करते हैं। सर आपका कोई हॉस्पिटलिटी वाला प्रोजेक्ट भी है जो आपने किया हो? हॉस्पिटैलिटी देखिए, सैलून इंडस्ट्री अपने आप में हॉस्पिटैलिटी में ही आती है, तो वो हॉस्पिटैलिटी है। देन वी हैव डन अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, वी हैव डन कैफेज, तो ये सभी चीजें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आती हैं जी। ओके, ओके। सर दिल्ली एनसीआर के बाहर में भी आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? Yeah, we have done quite a few projects in. We have done in Jammu, we have done in Patna. So we are open to do the work pan India. हम कहीं भी काम कर सकते हैं डिजाइन्स के अंदर। तो डेफिनेटली वी आर डूइंग एवरीथिंग। सोनीपत, पानीपत, करनाल तो नियर बाय एरियाज हैं, वहां तो काफी चीजें करते हैं, तो वो चलता रहता है जी। ओके सर, एक इंटीरियर डिजाइनिंग में एक आज की डेट में होता है कि बेडरूम में हम मिरर लगाते हैं जस्ट लाइक मेकअप के लिए। तो उसमें मिरर में आप सजेस्ट क्या करते हैं कि प्लेन मिरर होना चाहिए, एक लाइटिंग वाला भी आज की डेट में एलिगेंट शो करने के लिए किया है, और बेसिकली बेस्ट क्या होता होगा सर, प्लेन मिरर और लाइटिंग मिरर इन अ बेडरूम? हाँ, डेफिनेटली। देखिए क्या होता है कि जब हम मेकअप करते हैं, हम तैयार होते हैं, हम सैलून्स के अंदर भी हमें ये चैलेंजेस आते हैं बहुत बार। तो लाइटिंग अगर ओवर द हेड, यानी यहाँ से लाइटिंग आएगी, तो हमारे फेस के ऊपर एक दो आईब्रोज, एक ये नोज और लिप एरिया, इन एरियाज की शेडो बनती है। यानी आईब्रो का शेडो यहाँ दिखेगा, नोज का यहाँ दिखेगा, लिप का यहाँ। अभी भी आप देख रहे हो तो मेरे फेस के ऊपर शैडो बन रहा है और आपके फेस पर नहीं बन रहा है। इसका फर्क ये है कि आपके फेस पे जो लाइटिंग है वो फ्रंट से आ रही है और मेरे फेस पे जो लाइटिंग है वो टॉप से आ रही है। तो जो लाइटिंग मिरर की आप बात कर रहे हो, दैट इज अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन फॉर अवॉइडिंग दीज शैडो। तो जब हमारे फेस पे सामने से लाइट आती है तो फेस पे अच्छा ब्राइटनेस आता है और शैडो नहीं बनती है। तो इसीलिए जो लाइटिंग मिरर्स आजकल हैं वो सिर्फ डिजाइन एस्थेटिकली अच्छे नहीं है, वो प्रैक्टिकली यूजेज के अंदर भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो अगर वो हम लगा रहे हैं और उसमें अच्छी ब्राइट लाइट आ रही है तो हमें मेकअप करने में, तैयार होने में, हर चीज के अंदर ये शैडो अवॉइड हो जाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली, आपने कहा बेडरूम के अंदर मिरर, तो अगेन हम वास्तु की बात करें तो डेफिनेटली जो अभी वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम बात करें तो द मिरर शुड बी पुट एट सच एन एंगल इन बेडरूम जिसमें कि सोते हुए व्यक्ति का परछाई नहीं दिखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो अगर ऐसा हम कर सके तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव। सर एक क्वेश्चन हमारा ये था कि जैसे किसी को इंटीरियर कराना होता है तो लगता है ना कि हमारा सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो उस केस में बहुत लोग वॉलपेपर लगाते हैं बेडरूम में, तो वॉलपेपर बेस्ट होता होगा सर बेडरूम में या पेंट? नहीं, वॉलपेपर डेफिनेटली, वॉलपेपर और पेंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वॉलपेपर डेफिनेटली रूम के अंदर बहुत अच्छा एस्थेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाता है। पेंट आपको बहुत प्लेन लगता है। ऐसे भी रूम हमने डिजाइन किए जिसमें हमने चारों वॉल पे वॉलपेपर दिया है, तो वॉलपेपर से एक बहुत बहुत ही अच्छा एस्थेटिक लुक निकल के आता है। और अब जो वॉलपेपर्स हैं उनमें रबड़ कंटेंट होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वॉशेबल होते हैं एंड इजी टू क्लीन होते हैं। तो वॉलपेपर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वॉलपेपर्स की लाइफ बहुत अच्छी है, वॉलपेपर्स आर वेरी गुड। द ओनली प्रॉब्लम वॉलपेपर फेसेस इज कि जब कभी वॉलपेपर के पीछे से पानी आएगा तो वॉलपेपर खराब होता है। तो अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट्स किए हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, और आपने पानी का, सीपेज का ध्यान रखा हुआ है, तो फिर आपको वॉलपेपर बिल्कुल लगाना चाहिए। एंड नाउअडेज वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमाइज वॉलपेपर ऑप्शंस अवेलेबल एज वेल। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि आप वॉलपेपर की क्या चाहते हैं और वो प्रिंट होके आपको मिल सकता है। तो डेफिनेटली वॉलपेपर्स आर गुड टू गो इन बेडरूम और एनी अदर एरिया। वो एस्थेटिकली बहुत सुंदर लगते हैं। ओके सर, एट लास्ट मुझे ये जानना है कि जो आपकी कंपनी है उसे आप एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कंपनी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है, ओके? एक यस, लाइन में या एक वर्ड में? एक लाइन में कर देते हैं। सो इफ वी लाइन टॉक में कहिए कि अबाउट वो आपकी सो ड्रीम है। हाँ जी, हाँ जी। सो वी बिलीव दैट वी आर पीपल हु आर क्रिएटिव एंड हु आर कमिटेड। सो हम अपनी क्रिएटिविटी और कमिटमेंट, इन दो चीजों के ऊपर भी अपने आप को
मान्यता देते हैं। तो क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट, दीज टू सीज आर द मेन पिलर्स ऑफ माय कंपनी। ओके सर, लास्ट में एक अपने जूनियर्स जो कि इस लाइन में इंटरेस्टेड हो रहे होंगे कि हमें जाना है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा, जैसे एक मूल मंत्र आपकी तरफ से क्या होगा? Okay, so देखिए, what I would suggest is that everybody thinks there's a lot of money in interior design. So भाई सबसे पहले तो ये कि मनी कम है, मेहनत ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। And secondly, don't rush after the money. अगर you rush after the money and then you leave your creativity behind, so that is something जो कि आपके करियर में आपको बहुत बड़ा डेंट देने वाली है। तो always keep the creativity, always keep the delivery quality on top। पैसा ऑटोमेटिकली उसके पीछे से आएगा, लेकिन आपको अपने क्लाइंट को इतना प्यार देना है, अपने क्लाइंट की इतनी अच्छी सर्विसेज देनी है कि वो क्लाइंट एक बार आपसे काम कराने के बाद उसको कुछ और सोचना ना पड़े। सो प्लीज कंसिडर द क्लाइंट एज अ क्लाइंट हु इज देयर फॉर द लाइफ, नॉट फॉर वन प्रोजेक्ट और टू प्रोजेक्ट्स। हम लोगों ने पिछले 22 सालों के अंदर ईश्वर कृपा से एक भी क्लाइंट नहीं खोया है। हमने एक एक क्लाइंट के मल्टीपल काम किए हैं, और वो तभी आप कर पाते हो जब आप बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते हो, आप बहुत क्रिएटिव होते हो, और आप बहुत कमिटेड होते हो। तो ट्रांसपेरेंसी, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट, तीनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आपके लिए करियर बहुत अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच राहुल सर, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। Thank you, it was my pleasure. Best of luck for your future. Thank you so much. Thank you, bye bye.